आप लोगों का एसपी एजुकेशन में स्वागत है। आज मैंने पिछले चैप्टर में हम लोगों को क्लियर किया था कि पार्ट 1 में मतलब कि लेसन 1 में किया था व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्री। उद्योग को इंडस्ट्री बोलते हैं, व्यापार को ट्रेड बोलते हैं और वाणिज्य कॉमर्स। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्लियर हुआ है। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, आप लोग उसको देख लीजिए। आज हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, लेसन 2 को। इसमें है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। चैप्टर का नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। स्वरूप होता क्या है कि जैसे कि मान लो किसी की शेप, जैसे कि कोई होता है, कोई मतलब आदमी होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ठीक है, कोई मध्यम आकार का होता है। तो ऐसे ही ये स्वरूप है ना। तो इसी प्रकार व्यावसायिक संगठन के भी स्वरूप होते हैं। तो उनके संगठन के स्वरूप को हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। उनके संगठन के स्वरूप जो होते हैं, जैसे कि मान लो कि प्रारूप किसे कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना, चैप्टर का नाम क्या है, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप या फिर स्वरूप, एक ही बात है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वरूप किसे कहते हैं। स्वरूप किसे कहते हैं? तो स्वरूप में सबसे पहले लिखा है कि आकार, स्वामित्व एवं कानून की दृष्टि से किसी व्यावसायिक संस्था के स्वरूप को ही उसका स्वरूप कहते हैं, प्रारूप कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आकार, जैसे मान लो कोई व्यापार हो, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है और मध्यम आकार का हो सकता है। ये तो आकार के हो गया। स्वामित्व के आधार पर मतलब कि इसमें एक स्वामी हो सकती है, 2 स्वामी हो सकते हैं, मतलब कि सरकारी हो सकती है। और कानून की दृष्टि से हो गया तो सरकारी या फिर गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसी में लिख रखा है पहले से ही, या आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो तो देखो, सबसे पहले लिखा है कि निजी क्षेत्र के स्वरूप। निजी क्षेत्र के स्वरूप के मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी निजी क्षेत्र के होते हैं, उसमें भी क्या है। उसके बाद है सरकारी क्षेत्र। ये हो गया गवर्नमेंट और ये हो गया प्राइवेट, ये हो गया गवर्नमेंट। अब उसके बाद लिखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनिर्गमित और एक होता है निर्गमित, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें 1 या 2 व्यक्ति, निर्गमित मतलब कि 1 या 2 व्यक्ति पूंजी लगाते हैं, इसमें बहुत से लोग पूंजी लगाते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि निर्गमित क्षेत्र क्या होता है और अनिर्गमित क्षेत्र क्या होता है। तो निर्गमित क्षेत्र वो होते हैं जिसमें 1 या 2 लोग पूंजी लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत से लोग पूंजी लगाते हैं। उसके बाद लिखा है निर्गमित क्षेत्र में कितने टाइप होते हैं। तो निर्गमित क्षेत्र के जो टाइप हैं वो लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार। इसके बाद लिखा है साझेदारी, पार्टनरशिप, और इसके लिखा है संयुक्त हिंदू परिवार और संयुक्त व्यवसाय। एकाकी व्यापार को सोल प्रोप्राइटेशन बोलते हैं। एकाकी व्यापार को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप को बोलते हैं, साझेदारी को पार्टनरशिप, संयुक्त हिंदू परिवार को संयुक्त हिंदू परिवार, और संयुक्त साहत ज्वाइंट बोलते हैं इसको, ज्वाइंट ट्रेड करके। उसके बाद लिखा है निर्गमित क्षेत्र। निर्गमित क्षेत्र में क्या लिखा है कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद लिखा है सहकारी कंपनी। अब होता क्या है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। अगर हम आपको आज डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो इसके बना दूँगा। कि जैसे कि मान लो मैंने आज के वीडियो में एकाकी व्यापार और साझेदारी को लिया है, इसके कुछ MCQ भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एकाकी व्यापार होता क्या है। एकाकी व्यापार में देखो, इसमें लिखा है कि सबसे पहले हेडिंग डाली हो हम लोगों की, एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, एकाकी व्यापार जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि एक लोग इसमें, मतलब कि एक लोग व्यापार करता है। मतलब कि जो व्यक्ति होता है वो एक ही लोग होता है। जैसे कि मान लो मैंने दुकान खोली, ठीक है, दुकान खोली, जैसे मान लो कि दुकान खोली और उसमें एक ही है, तो उसमें एक ही आदमी व्यापार करेगा। तो इसमें लिखा है कि यह व्यावसायिक संगठन का
सबसे प्राचीन स्वरूप है। मतलब कि सबसे पहले कौन सा स्वरूप आया व्यावसायिक संगठन का? एकाकी व्यापार, क्योंकि वस्तु विनिमय सबसे पहले चलता था। उसी के अभाव में थोड़े थोड़े उसके बाद थोड़ा सा आदमी सिविलाइज हुआ, तो उसके बाद क्या आया? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में क्या होता है कि एक आदमी व्यापार करता है। उसके बाद लिखा है एकाकी व्यापार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एकाकी व्यापार को एकाकी व्यापार के अन्य नाम है व्यक्तिगत साहसी होता है, व्यक्तिगत स्वामी होता है, व्यक्तिगत व्यवस्थापक होता है और एकल स्वामी होता है। ये उसके नाम है, एकाकी व्यापार के अदर नेम है। उसके बाद क्या लिखा है कि एकाकी व्यापार में सदैव दायित्व कैसा होता है? एकाकी व्यापार में जैसे कि मान लो एक आदमी व्यापार करता है, तो एक आदमी व्यापार करेगा तो उसी की सारी पूंजी होगी, उसी के सारे मतलब कि दायित्व होंगे, और उसी का सारा मतलब कि जो लाभ होगा या फिर हानि होगी तो वो खुद ही उसको वहन करे। असीमित दायित्व होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि एकाकी व्यापार में जो व्यापारी होता है उसका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। साझेदारी में भी असीमित होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम लोगों को आगे दिखाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापार के गुण अथवा लाभ हैं। तो एकाकी व्यापार के गुण कौन कौन से होते हैं या लाभ कौन कौन से होते हैं? क्योंकि इसमें भी कुछ लाभ तो होते हैं, क्योंकि सबसे पहला लाभ इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभ एवं अंत करना सहज है। मतलब कि एकाकी व्यापार सिंपल है, इसको प्रारंभ करना भी सिंपल है और इसको अंत करना भी सिंपल है, तो इसीलिए इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन एकाकी व्यापार का है, क्योंकि ये विकासशील देश है और यहाँ पर अगर मान लो कंपनी बनानी है तो उसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, और बहुत बड़ी कैपिटल के लिए आदमी के पास पूंजी नहीं है। तो आदमी एकाकी व्यापार ज़्यादा प्रारंभ में भी था और अभी भी भारत में एकाकी व्यापार ज़्यादा है। उसके बाद निर्णय की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि जो एकाकी व्यापार होता है, एकाकी व्यापार में सबसे पहला होता है कि निर्णय की स्वतंत्रता होती है। उसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, वो आदमी एक ही होता है और उसको स्वयं ही निर्णय सारे के सारे निर्णय स्वयं लेने पड़ते हैं। उसके बाद होता है ग्राहकों से संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क। उसका ग्राहक से सीधा संपर्क होता है, उसमें एक ही मालिक होता है और वही सब करता धरता होता है। उसके बाद होता है मितव्ययिता, इसमें खर्च कम होता है। उसके बाद होता है पूर्ण नियंत्रण, इसमें जो मालिक होता है उसी का पूरा नियंत्रण होता है। व्यापार का विकेंद्रीकरण, मतलब कि इसमें केंद्रीकरण नहीं होता, इसमें विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, ये बात को आप याद रख लेना कि इसमें एकाकी व्यापार में व्यापार का विकेंद्रीकरण होता है, ना कि केंद्रीकरण। उसके बाद होता है समस्त लाभ पर अधिकार, एकाधिकार, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक ही स्वामी होता है। उसके बाद एकाकी व्यापार के दोष भी हैं कुछ, अगर दोष नहीं होते तो हम लोग साझेदारी कैसे आती? क्योंकि एकाकी व्यापार के बाद कौन सा व्यापार आया, कौन सा स्वरूप आया? साझेदारी, पार्टनरशिप आई। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे का क्लियर करेंगे। पहले इसके एकाकी व्यापार के MCQ करेंगे, उसके बाद उसको करेंगे साझेदारी को। तो इसमें लिखा है कि एकाकी व्यापार के दोष क्या हैं, हानियाँ। तो एकाकी व्यापार के दोष हैं, सबसे पहला तो सीमित साधन, एक आदमी कितना साधन लगा सकता है। उसके बाद जो साधन होंगे वो भी सीमित होंगे। सीमित प्रबंध चातुर, उसमें भी सीमित होगा, क्योंकि अगर मान लो दो लोग हो जाएं तो निर्णय लेने में थोड़ी सहजता होगी। अब एक लोग हैं, सारे निर्णय उसी को लेने हैं, तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस महसूस करेगा। अब अगर मान लो कि उसको लाभ हुआ 50,000 का, ठीक है, तो वो ये लाभ कौन लेगा एकाकी व्यापार में? पूरा जो एक स्वामी है उसी को मिलेगा। अब इसमें मान लो कि किसी को दायित्व देना है, मतलब कि किसी को 50,000 रुपये देने भी हैं, तो ये कौन देगा? तो असीमित दायित्व होता है एकाकी व्यापार में, क्योंकि इसमें पता नहीं कब कितनी लायबिलिटी आ जाए आदमी के पास। वो सारी की सारी लायबिलिटी एकाकी व्यापार में उसी ओनर को देनी पड़ती है जो एकाकी व्यापार करता है। उतावले निर्णय भी हो सकते हैं इसमें एक दोस्त, क्योंकि आदमी एक होता है तो वो हो सकता है कि कुछ जल्दबाजी कर जाए।
उसके बाद अनुपस्थिति में क्षति। अब एक आदमी बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा, तो इसके लिए अनुपस्थिति में क्षति भी हो सकती है, क्योंकि एक आदमी कहीं मान लो कहीं चला गया तो उसकी दुकान को वो बंद रखेगा, तो इस चक्कर में दूसरे कंपटीशन में लोग आएंगे और उसे अनुपस्थिति में क्या होगी, क्षति होगी। तो ये आपके एकाकी व्यापार के कुछ गुण और दोष हैं। इनको क्लियर करने के बाद अब हम लोग करेंगे इसके MCQ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस एकाकी व्यापार को करने के बाद अब हम लोग करेंगे इसके कुछ MCQ। तो MCQ नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ऐसे उपक्रम को क्या कहते हैं जिसका स्वामित्व, मतलब कि जिसका स्वामी एवं प्रबंध एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। तो आप लोगों के ऑप्शन है साझेदारी। साझेदारी में तो 2 लोग होते हैं, निजी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, संयुक्त साहस में भी 2, 3 या फिर 10 लोग होते हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑटोमेटिक भी है कि इसमें क्या है, एकाकी व्यापार में एकाकी व्यापार होता है। इसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा प्रबंध भी होता है और स्वामित्व भी उसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है। तो प्राचीन स्वरूप सबसे कौन सा है, एकाकी व्यापार। उसके बाद लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप है जिसमें समस्त लाभ और समस्त हानि एक ही व्यक्ति, ये देखो, एक ही व्यक्ति वहन करता है। तो मेरे ऑप्शन में लिखा है निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, साझेदारी या फिर एकाकी व्यापार। तो इसका राइट आंसर है एकाकी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापार में स्वामी का दायित्व तो कैसा होता है। तो मैंने आपको मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है कि मोस्ट क्वेश्चन है ये, अक्सर करके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एकाकी व्यापार में जो स्वामी होता है उसका दायित्व कैसा होता है। तो दायित्व मतलब कि कब कितनी लायबिलिटी आ जाए कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों के क्या है, असीमित दायित्व होता है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसे उपक्रम को क्या कहते हैं जिसमें पूंजी पर एकाधिकार एक ही व्यक्ति का होता है। तो ऐसे उपक्रम को क्या कहते हैं जिसमें पूंजी का एकाधिकार एक ही व्यक्ति का होता है। तो एकाधिकार की बात करें, पूंजी का, मलद्याव का या फिर किसी और का, तो हम लोग क्या करेंगे, एकाकी व्यापार है। उसके बाद है स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। जो स्वामी होता है उसका दायित्व असीमित होता है। तो किस किस में स्वामी का दायित्व असीमित होता है, तो मैंने आपको बताया एकाकी व्यापार में तो होता ही है, और उसके बाद है साझेदारी में। तो इसमें जो ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो ये ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, ए और बी दोनों। उसके बाद लिखा हुआ है कि एकल व्यापार व्यवसाय में व्यवसायी का दायित्व कैसा होता है। एकल व्यापार जो एकाकी व्यापार है, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब है, उसमें क्या है कि स्वामी का दायित्व कैसा होता है। तो मैंने आपको ऑप्शन में बताया है कि असीमित दायित्व होता है। तो आज हम लोगों ने अब किया कि एकाकी व्यापार को किया। अब एकाकी व्यापार की बात करेंगे हम लोग, जब हम इसमें कुछ गुण भी हैं और इसमें कुछ दोष भी हैं। तो इसमें जो दोष हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, और उसके चक्कर में क्या आई, इसके बाद एकाकी व्यापार के बाद आई साझेदारी। अब हम लोग साझेदारी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साझेदारी को पहले समझेंगे, उसके बाद ही उसको कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये मोस्ट जो है इसका टॉपिक है, जो साझेदारी ये मोस्ट है। इसके बाद आएगी कंपनी, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे कि कंपनी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों का साझेदारी को देख लेते हैं। अब हम लोगों का जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है साझेदारी। साझेदारी में क्या है कि इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। जैसे कि मान लो एकाकी व्यापार में हम लोगों ने पहले किया, एकाकी व्यापार में क्या किया कि एक आदमी व्यापार करता है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी, एक व्यक्ति व्यापार करता है, ठीक है। तो इसमें जो दोष हैं उसमें कैसे दोष हैं कि अनुपस्थिति में क्षति हुई और आदमी को सीमित पूंजी थी। तो इसमें क्या किया कि इसमें एकाकी व्यापारी में आदमी, जैसे मान लो ए व्यक्ति है जो वो एकाकी व्यापार करता था, ठीक है, मतलब कि सिंगल व्यापार, आदमी खुद ही अपना व्यापार करता था। उसने क्या सोचा कि अब हम लोग 2 हो लें, मतलब कि 2 लोग व्यापार करेंगे। तो उसने क्या मिला लिया, ए और बी मिल गए। तो ये जो मिल गए हैं इसी को अब हम लोग बोलेंगे साझेदारी, ठीक है। अब साझेदारी को कुछ करने के लिए सबसे पहले तो इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट गुणों वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं,
साझेदारी कहते हैं। साझेदारी मतलब कि ए बी सी और भी लोग हो सकते हैं, तो ये तो हो गया हम लोगों का, ये साझेदारी हो गई क्योंकि ए और बी ने मिलकर व्यापार करना शुरू कर दिया, तो ये हो गए साझेदारी। और ये दोनों कहलाए साझेदार, पार्टनर, ठीक है। उसके बाद क्या है, साझेदारी को बनाने से पहले क्या तैयार किया जाता है? साझेदारी को बनाने से पहले साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। किसी भी काम को करने से पहले जो पत्र बनाए जाते हैं, जो पत्र लेटर तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसमें सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि साझेदारी में क्या क्या लिखा होता है। साझेदारी संलेख में से आप क्या समझते हैं? साझेदारी संलेख जो है साझेदारों को एक लिखित समझौता पत्र होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि साझेदारी संलेख में मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं। इसमें क्या होता है? साझेदारी में साझेदारी का नाम या फर्म का नाम, ठीक है, साझेदारी के नाम, साझेदारों के नाम व पते, उसके बाद क्या हो? व्यापार का क्षेत्र, उसके बाद क्या है? साझेदारी की अवधि, उसके बाद अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज और लाभ हानि का अनुपात। और भी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में लिखी होती हैं कि फर्म का नाम, फर्म कैसी होगी, ठीक है, साझेदार कौन कौन से हैं, उसके बाद व्यापार का क्षेत्र कैसा है, सीमित क्षेत्र है या फिर असीमित क्षेत्र है, और उसके बाद साझेदार की अवधि कितनी है, 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 6 वर्ष है। उसके बाद अतिरिक्त पूंजी, जैसे मान लो कि ए है, ए ने पूंजी लगाई, एक सेकंड, मान लो ए ने पूंजी लगाई 10,000 रुपये, ठीक है, और बी ने भी पूंजी लगाई 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि बी जो है वो 2,000 पूंजी और एक्स्ट्रा लगाता है, तो इस पूंजी पर उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये साझेदारी संलेख में साफ साफ लिखा होता है, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। लाभ हानि अनुपात, मान लो कि लाभ हानि अनुपात क्या रहेगा, जैसे मान लो कि ए ने रुपये लगाए 10,000, बी ने लगाई है 10,000, ठीक है। तो ये तो हो गया कि बराबर बराबर अनुपात। अब मान लो कि जैसे मान लो कि पूंजी है, ए ने लगाई है 20,000 और बी ने लगाई है पूंजी 10,000, तो अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग? पूंजी अनुपात निकालेंगे, 3 बिंदी ये कट, ये बिंदी ये कट, तो अनुपात बन गया 2:1। मतलब कि ए को हिस्सा कितना मिलेगा? 2, और बी को हिस्सा कितना मिलेगा? 1, क्योंकि ए ने जो पूंजी लगाई है वो ज़्यादा लगाई है। उसके बाद जाता है कि साझेदारी के प्रकार होते हैं, तो साझेदारी के प्रकार कितने होते? अब हम लोग देखेंगे कि साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं। साझेदारी के प्रायः 8 प्रकार होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं। उद्देश्य के आधार पर, मतलब कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एक होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, एक होता है अकॉर्डिंग टू नेचर, और एक होता है अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, ठीक है। अब उसके बाद इसको बोलते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर साझेदारी के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। अब इसको हम लोग करेंगे ऐच्छिक साझेदारी। थोड़ा समझ लीजिए कि ऐच्छिक साझेदारी क्या होता है कि ये साझेदारों की इच्छा पर डिपेंड करती है कि इसको कब तक हम लोगों को व्यापार करना है। उसके बाद विशिष्ट साझेदारी किसे बोलते हैं? पार्टिकुलर पार्टनरशिप, इसे बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे कि मान लो हम लोगों को एक पुल बनाना है, ठीक है, मान लो साझेदारों को, उन्होंने साझेदारी इसलिए बनाई कि उन्हें पुल बनाना है। जैसे ही पुल बन के तैयार हो गया तो साझेदारी खत्म, तो ये हो गया विशिष्ट साझेदारी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट साझेदारी। उसके बाद होता है नियत अवधि की साझेदारी, ये होता है फिक्स टर्म पार्टनरशिप। मतलब कि इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप बनाने से पहले ये 2 वर्ष 4 वर्ष पहले से निश्चित हो गया कि ये हम लोग इतना व्यापार करेंगे, 2 वर्ष तक करेंगे व्यापार या 4 वर्ष तक, तो ये नियत अवधि की साझेदारी है। और जिसमें हम लोग समय निश्चित ना रखें उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चितकालीन साझेदारी, जब किसी विशेष घटना पर इसका समापन हो जाता है। उसके बाद होता है सामान्य साझेदारी, ये कॉमन होती है कि सारे, मतलब कॉमन साझेदारी में क्या होता है, सामान्य साझेदारी होती है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि सभी साझेदारियों का एक तरीके से समावेश होता है। उसके बाद होता है सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कुछ पार्टनर के दायित्व तो होते हैं सीमित, कुछ के दायित्व होते हैं सीमित और कुछ के दायित्व होते हैं असीमित। तो
आप लोग ये कंफ्यूज में होंगे कि आपने तो बोला था कि पार्टनरशिप में दायित्व जो होते हैं वो असीमित होते हैं, लेकिन सीमित साझेदारी में कुछ पार्टनरों के दायित्व सीमित होते हैं। ये मात्र नाम मात्र के पार्टनर होते हैं, ये किसी साझेदारी में कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये नाम मात्र के साझेदार होते हैं और इनका दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। उसके बाद होता है वैध साझेदारी। वैध साझेदारी जो साझेदारी अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी वो वैध साझेदारी होगी, और जो साझेदारी अधिनियम के अनुसार नहीं कार्य करेगी उसे हम लोग बोलते हैं अवैध साझेदारी। हो सकता है कि वैध साझेदारी उसे भी बोलें, जैसे कि मान लो वैध साझेदारी की संख्या है 20, तो इसे बोलेंगे वैध साझेदारी। अब मान लो किसी साझेदारी में हो गई है 25, तो इसे बोलते हैं अवैध साझेदारी। तो संख्या के आधार पर भी वैध अवैध हो सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, कि साझेदारी अधिनियम की कब लागू हुआ। साझेदारी जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ, 1932 में। इस बात को आप लोग याद रखना। साझेदारी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, वो होती है 2। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सामान्य साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। वैसे तो होती है, किताबों में लिखा है 20 होती है, लेकिन अब कहीं कहीं 50 भी है। तो अगर ऑप्शन में आपको 50 लगे तो 50 और नहीं तो 20। उसके बाद अब हम लोग करेंगे पार्टनरशिप के कुछ MCQ। पार्टनरशिप में ये MCQ है कुछ। उससे पहले हम लोग इसका कुछ एक और देख लेंगे कि साझेदारी में साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। ठीक है, साझेदारी में साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, जब साझेदारी का वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, तो गार्नर, मरे और विल्किंस की एक कहानी है, क्योंकि जो असीमित जो है वो इसी से आया था कि गार्नर, मरे और विल्किंस की कहानी से। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ MCQ करेंगे कि साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। जो साझेदारी अधिनियम है वो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, कि 1932 में लागू हुआ। साझेदारी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम पूछा है तो 2 होती है। ठीक है, और अधिकतम पूछा है अगर तो सामान्य साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अगर 20 है तो ऑप्शन में 20 कर दीजिए, अगर 50 होता है तो वो 50 ऑप्शन सही है। उसके बाद लिखा है कि वे व्यक्ति जिन्हें एक दूसरे के साथ साझेदारी का अनुबंध किया हो वह व्यक्तिगत रूप से कहे जाते हैं। साझेदारी मैंने आपको बताया वो साझेदार कहे जाते हैं। ठीक है, पार्टनर कहे जाते हैं। उसके बाद लिखा है साझेदारी में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है। मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया है, इसीलिए कि आप लोग पहले भी क्लियर कर दिया था कि एकाकी व्यापार और साझेदारी में जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कि सीमित साझेदारी में फर्म का पंजीयन होता है। सीमित साझेदारी मैंने आपको बताया था कि कुछ जो साझेदारों के दायित्व होते हैं सीमित होते हैं और कुछ के दायित्व जो होते हैं वो असीमित होते हैं। तो इसका जो है पंजीयन कराना वो अनिवार्य होता है। ठीक है, इसका जो पंजीयन कराना होता है वो अनिवार्य होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग अगर व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को क्लियर करना चाहते हैं और उसको कुछ MCQ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रखा है मैंने क्लास 1 का, तो आप लोग उसको देख लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।